पिछला वीडियो बड़े खतरनाक तरीके से वायरल गया पाकिस्तान में। इन्हें मेरी बातें 100% फैक्चुअल लगती थी जब तक मैं इंडियन सरकार को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सरकार पर उंगली उठाई इन्हें मेरी बातें झूठी लगने लग गई। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने ये कमेंट बहुत बार देखा कि मैं भी गोदी मीडिया बन गया हूं। मैं कैसे गोदी मीडिया की आलोचना करता हूं लेकिन फिर उन्हीं न्यूज चैनल्स का रेफरेंस देता हूं अपने वीडियोस में। मेरे चैनल पे वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस 2016 का वीडियो पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हुए था। मैंने अपने वीडियोस में पुतिन के खिलाफ भी आवाज उठाई है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उठाई है, रशिया के खिलाफ भी बोला है, अमेरिका के खिलाफ भी बोला है, चाइना के खिलाफ भी बोला है, जापान के खिलाफ भी बोला है, टर्की में एर्डोआन की भी पोल खोली है, इजराइल में नेतन्याहू की भी पोल खोली है, गाजा के लिए भी आवाज उठाई है, सोमालिया के आम लोगों के लिए भी आवाज उठाई। तो इस बात में आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी मिलिट्री कितनी हानिकारक है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अपने देश के लिए। नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। पाकिस्तान हमेशा की तरह डिनाई करता है कि उनका इसमें कोई भी रोल था, लेकिन हमले के 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का ही एक आतंकी संगठन टीआरएफ इसकी जिम्मेवारी लेता है। एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट जो बहुत से पाकिस्तानी लोगों को हजम नहीं हो रहा, लेकिन ये बात सच है और ये सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं कह रहा, इंटरनेशनल सोर्सेज भी अगर आप देखोगे यही चीज कह रहे हैं। रॉयटर्स में भी यही कहा गया है, अल जजीरा तक में यही कहा गया है। A separatist group which calls itself the Kashmir Resistance or the Resistance Front has claimed responsibility for the worst assault on civilians in the region in nearly 2 decades. हमले के कुछ दिन बाद ये जरूर है कि टीआरएफ अपनी बात से मुकर गया था, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल एनालिस्ट का आज के दिन तक यही मानना है कि यह हमला इसी आतंकी संगठन ने कराया था। पैसिफिक फोरम एक हाईली क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसका ना इंडिया से ना पाकिस्तान से कुछ लेना देना है। देखिए इनके प्रोफेसर और जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है। माई रिसर्च लीव्स लिटिल डाउट दैट द अटैक वाज इंडीड कैरिड आउट बाय द इस्लामिस्ट ग्रुप दैट ओरिजिनली क्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिट। द टीआरएफ डिनायल रिपोर्टेडली केम after the Pakistani security establishment pressured the LET-linked terrorist group to distance itself given the massive protests by Kashmiris that erupted across the valley। यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने इस आतंकवादी संगठन पर प्रेशर डाला कि तुम अपनी जिम्मेवारी वापस ले लो, क्योंकि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस आतंकवादी हमले के खिलाफ। इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिंपैथी इंडियन विक्टिम्स के साथ है। हमारी इमेज के लिए ये अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री की इमेज के लिए। आगे इस आर्टिकल में लिखा है कि कैसे टीआरएफ ने एक पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी अपनाई इस हमले की जिम्मेवारी वापस लेकर। यहाँ ये देखना भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे जिम्मेवारी वापस लेते वक्त ये टीआरएफ ग्रुप कहता है कि हमारे ऊपर तो एक्चुअली में एक साइबर अटैक हुआ था। वो जो पोस्ट डाला गया कि हम जिम्मेवारी लेते हैं इस आतंकी हमले की, वो हमने नहीं डाला, हैक कर दिया किसी ने हमारे अकाउंट। किसने हैक किया? अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हम सस्पेक्ट करते हैं इंडियन साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स। इसी समय के अराउंड पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा भी ये झूठ फैलाया जाता है कि ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इंडिया का, यानी कि इंडिया ने यह हमला खुद से करवाया था, ऐसा पाकिस्तानी मिलिट्री का कहना था। This is something orchestrated, you know. We suspect, very strongly suspect that this was a false flag operation. सबूत के तौर पर तोड़ मरोड़ के इंडियन न्यूज क्लिप्स दिखाई जाती हैं, लेकिन अब देखिए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की 25 अप्रैल की ये स्टेटमेंट। द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट सिंपैथी एंड कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। दे स्ट्रेस दैट दोज रिस्पांसिबल फॉर दीज किलिंग्स शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड all states in accordance with their obligations under international law। यानी कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक भी देश पाकिस्तान के इस झूठ पर यकीन नहीं करता है कि इंडिया ने ही खुद ही अटैक कराया था। 23 अप्रैल को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पेशल ब्रीफिंग में कहा जाता है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर आतंक का समर्थन करना बंद नहीं करता तब तक हम 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960 विल बी हेल्ड इन अबेयंस विद इमीडिएट इफेक्ट। अब यहाँ पर बात यह है कि पाकिस्तान की करीब 80% खेती और 1/3 हाइड्रो पावर इंडस बेसिन के पानी पर डिपेंड करती है। अगर भारत सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी को कम कर देता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल
हो सकती है। लेकिन ये करने के लिए भारत को जरूरत होगी हैवी वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज की और डाइवर्जन कैनाल्स। 9 साल पहले सितंबर 2016 में उरी अटैक हुआ था, जहां हमारे 17 सोल्जर्स मारे गए थे। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते। As the Prime Minister met with officials to discuss the Indus Water Treaty, his message, blood and water can't flow together. दिसंबर 2016 में भी यही बात चल रही थी कि भारत इन नदियों पर बड़े स्टोरेज फैसिलिटीज और कैनाल्स बनाएगा। इसके अलावा इंडिया फ्लड फ्लो का डेटा शेयर करना बंद कर सकता है। इस पर इंडस वाटर ट्रीटी के एक फॉर्मर पाकिस्तानी एडिशनल कमिश्नर ने कहा था कि भारत अभी भी 40% डेटा ही शेयर करता है। कुछ और फैसले हैं जो अभी कुछ पिछले हफ्तों में लिए गए हैं, जैसे कि अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करना। 2023-24 में यहां से करीब 3,800 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ था। Atari Wagah border has been closed for the people. Here I am at the Atari Wagah border and for the travelers it has been closed. इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान से सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स पर भी बैन लगा दिया है और इंडियन पोर्ट्स पर पाकिस्तानी जहाजों का एक्सेस भी ब्लॉक कर दिया गया है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस विड्रॉ कर लिया था। तो उसके बाद से पाकिस्तान से जो भी गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे थे इंडिया में, उन सब पर 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई थी। इसी वजह से पाकिस्तानी इंपोर्ट्स इंडिया में आने वाले ऑलरेडी काफी कम हो चुके हैं पिछले कई सालों से। फॉर एग्जांपल, अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के बीच में पाकिस्तान से जितना भी सामान इंडिया में इंपोर्ट किया गया, उसकी कीमत सिर्फ $0.42 मिलियन थी, यानी कि सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन इसी समय के दौरान जो सामान इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया, उसकी कीमत $447 मिलियन, यानी कि 3,810 करोड़ रुपए। इन नंबर्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया कितने बड़े ट्रेड सरप्लस में था पाकिस्तान के साथ। दोनों देशों के बीच हो रही ट्रेड से पाकिस्तान कमा रहा था सिर्फ 3 से 4 करोड़ रुपए और इंडिया कमा रहा था इससे 1000 गुना ज्यादा, 3,800 करोड़ रुपए। अब इस न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन देखिए। एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इन्होंने बताया है कि इंडियन कंपनीज हर साल पाकिस्तान को इनडायरेक्टली 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान भेज रही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे इनडायरेक्ट पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए। आप यह सिचुएशन समझ रहे हो क्या हुई है? बड़ी बड़ी कंपनीज 80,000 करोड़ से ज्यादा का सामान इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बेच रही हैं, लेकिन अपने पंजाब के जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उनकी 3,800 करोड़ रुपए की सेल खत्म करवा दी। कोई इसके पीछे का लॉजिक पूछेगा तो उसे 2 मिनट में देशद्रोही कह दिया जाएगा। इसलिए कई छोटे ट्रेडर्स ने कहा कि सरकार जो भी कर रही है करते रहे, हम हर फैसले का समर्थन करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो हर देशवासी को पूछनी चाहिए, क्या इस फैसले से हमारे देश को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? CII पंजाब के पूर्व चेयरमैन गुरबीर सिंह ने कहा है कि पहलगाम ट्रेजेडी के गुनहगारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अटारी वाघा बॉर्डर पर यह ट्रेड एम्बार्गो समझ से बाहर है। ये तो पंजाब के लोगों पर पेनल्टी लगा दी गई है। खैर, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान की 9 टेररिस्ट साइट्स पर प्रिसिजन स्ट्राइक्स की जाती है। बदले में पाकिस्तान डेलिबरेटली इंडिया के सिविलियन एरियाज पर अटैक करता है। इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी करी थी। पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से पूंछ में कई सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं ड्रोन अटैक्स। करीब 300-400 ड्रोन से अटैक किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। लेह से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक 36 लोकेशंस पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। यहां इंडिया के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाता है, लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेस इन ड्रोन्स को शूट डाउन करने में सक्सेसफुल होती है। DGMO ब्रीफिंग में इन टूटे फूटे ड्रोन्स का रैकेज दिखाया जाता है और वहां से हमें पता चलता है कि टर्की के YIHA और सोनगार ड्रोन्स का यहां इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइनीज ओरिजिन की PL-15 मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के इस एरियल अटैक को सिर्फ 23 मिनट के अंदर फॉयल कर दिया और इसके लिए हमने इस्तेमाल किए रशियन ओरिजिन S-400 ट्रायम्फ। ये ग्राउंड पर मौजूद एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो आने वाली मिसाइल से हमें बचाता है। इंडिया में इसे सुदर्शन चक्र करके भी रेफर किया जाता है। इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया बैरक 8 मिसाइल सिस्टम का, जिसे इजराइल और इंडिया ने जॉइंटली डेवलप किया है, और हमने इस्तेमाल किया आकाश का, जो इंडिया का होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसकी डेवलपमेंट हुई थी। ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1980s में शुरू हुआ था और फाइनली 2014 में जाकर आकाश को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया था और 2015 में आर्मी में। इससे हमें साइंस की अहमियत पता चलती है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी चाहे कितनी भी बंडलबाजी कर लें कि वो पर्ची निकालकर रक्षा मंत्री की मदद कर सकते हैं, और हम तो भारत के
रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। लेकिन एक्चुअली में हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो चीजें काम में आती हैं वो साइंस की मदद से बने ये डिफेंस सिस्टम्स हैं। अब जहां एक तरफ ये सिस्टम्स हमारे देश के डिफेंस के लिए है, वहीं दूसरी तरफ आपके डिजिटल डिफेंस के लिए है NordVPN जैसी VPN एप्स। NordVPN में है एक बड़ा कमाल का थ्रेट प्रोटेक्शन का सिस्टम। ये ना सिर्फ एड्स और ट्रैकर्स को ब्लॉक कर सकता है, बल्कि इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते वक्त अगर आप गलती से किसी स्कैमी वेबसाइट पर चले जाते हो तो ये आपको फ्रॉड अलर्ट भी देता है। इसमें मैलवेयर स्कैनर भी है। NordVPN इसके अलावा अपने आप में एक VPN की ऐप है जो आपकी लोकेशन स्पूफ करने में आपकी मदद करती है, जिससे आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहती है। ये किसी भी देश में ब्लॉक्ड वेबसाइट्स और लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, जैसे कि चाइना जैसे देशों में जहां पर कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स बैन होती है। लेकिन NordVPN के अंदर ये जो थ्रेट प्रोटेक्शन का फीचर है ये इसके VPN फंक्शन से अलग है। अब VPN को ऑफ करके भी इनका थ्रेट प्रोटेक्शन ऑन रख सकते हो या दोनों को ऑन रख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ क्योंकि इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। nordvpn.com/dhruv इस URL पे जाइए, आपको इनके 2 साल के प्लान पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस एडिशनल 4 महीने फ्री भी मिलेंगे। ये चीज कंप्लीटली रिस्क फ्री है क्योंकि NordVPN की यहाँ पर एक 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। इनके एक अकाउंट से आप अपने 10 अलग अलग डिवाइसेस को सिक्योर रख सकते हो। ऊपर से इनकी एक स्ट्रिक्ट नो लॉग्स की पॉलिसी भी है। ये आपके डेटा का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। तो nordvpn.com/dhruv यहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आगे चले तो 8-9 मई के अराउंड श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट सुनाई देते हैं। तंगधार, उड़ी, पूंछ, मेंधार, राजौरी, अखनूर, उधमपुर इन इलाकों में बॉर्डर विलेजेस के पास फायरिंग की जाती है। फिरोजपुर में सिविलियन एरिया को भी टारगेट किया जाता है, जहां एक परिवार को सीवियर इंजरीज होती है और उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है। पाकिस्तान यहां एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया की तरफ से काउंटर स्ट्राइक किया जाएगा, फिर भी उन्होंने अपनी एक सिविलियन फ्लाइट को इंटरनेशनल बॉर्डर के पास फ्लाई करने दिया। इस हवाई जहाज में मौजूद बैठे अनजान सिविलियन पैसेंजर्स को एरियल शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने 4 आर्म्ड ड्रोन्स लॉन्च किए और इनमें से एक ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस रेडार को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान के पसरूर और सियालकोट एविएशन बेस पर रेडार साइट्स को काफी भारी डैमेज हुआ। रहीम यार खान एयरबेस पर एक रनवे को नॉन ऑपरेशनल कर दिया जाता है जब उस पर एक बम गिरता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है। यहाँ पर सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके न्यूयॉर्क टाइम्स के इस रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया है कि एग्जैक्टली कितना डैमेज कहां पर हुआ है। इंडिया के प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, भोलारी एयरबेस, जकोबाबाद एयरबेस पर एक्सटेंसिव डैमेज किया है। यहाँ यह भी कहा गया है कि दोनों तरफ के मीडिया चैनल्स ने खबरों को एग्जैजरेट करके दिखाया, बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, लेकिन एक्चुअली में जो डैमेज हुआ है दोनों साइड्स पर वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कहा गया है। सोशल मीडिया पर तो अफवाहें इतनी ज्यादा फैली थी कि यह भी कहा गया कि इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिरा दिए हैं और रेडिएशन लीक हो रहा है। लेकिन थैंकफुली ये खबर झूठी थी, क्योंकि ऐसा अगर सही में होता तो इसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को होता बल्कि इंडियन लोगों को भी होता, क्योंकि रेडिएशन बॉर्डर्स देखकर ट्रैवल नहीं करती। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सीधे शब्दों में कहा है कि यहां पर कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। यहां पर राफेल जेट्स के गिरने की भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। पाकिस्तान की साइड ने क्लेम किया है कि 5 से ज्यादा इंडियन जेट्स को शूट डाउन कर दिया गया और इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नंबर बताने से मना कर दिया, ये कहकर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. तो सवाल ये उठता है कि सच क्या है यहाँ पर। फ्रांस 24 और BBC ने इस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश की और सच ये है कि ये नंबर भी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। असलियत में यहाँ पर मे बी 1 जेट वॉज शॉट डाउन। एक रॉयटर्स का आर्टिकल है 9 मई का, जहां पर एक US ऑफिशियल के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 इंडियन फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया गया। तो इसका एक्चुअल नंबर 0 से 2 के बीच हो सकता है। हमारे देश की रक्षा करते हुए जो इंडियन सोल्जर्स यहाँ शहीद हुए उन्हें मैं सलाम करना चाहूंगा। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, IAF सर्जेंट सुरेंद्र मोगा, BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, BSF कांस्टेबल दीपक चिंगहम, अग्निवीर जवान मुरली नायक, हवलदार सूरज सिंह यादव, एयरमैन कमल कंबोज, लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा, जवान सचिन यादव राज वंजने और जवान अमित सांगवान। इंडिया के द्वारा की गई स्ट्राइक्स में कई सारे आतंकी मारे गए हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अनुसार 5 हाई प्रोफाइल नाम यहां पर आते हैं।
यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि इन आतंकियों के फ्यूनरल में कौन लोग शामिल हुए। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल फैजिया हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शबीर, डॉक्टर उस्मान अनवर जो 2023 में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, और मलिक अहमद बैथर जो पाकिस्तान के पंजाब की असेंबली के मेंबर हैं, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि कानूनी मंत्री और पुलिस के आईजी खुद आतंकियों के फ्यूनरल में शामिल हो। सामने जो प्रेयर्स पढ़ रहा है वो है आतंकी हाफिज अब्दुल रौफ। कई न्यूज पोर्टल्स में इसका नाम अब्दुल रौफ लिखा गया था, जिसकी वजह से पिछले वीडियो में कंफ्यूजन हो गया और एक गलती हुई। यहां मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि अब्दुल रौफ अजहर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर है और साथ ही में मसूद अजहर का भाई है, लेकिन ये हाफिज अब्दुल रौफ लश्कर ए तैयबा का आतंकी है। दोनों ही यहाँ पर आतंकवादी है, लेकिन ऐसी गलती जब भी होती है मुझसे एक करेक्शंस की फाइल है जो आपको हर वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी। आप कभी भी जाकर इस पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं जिसमें पिछले 2 साल के हर वीडियो में हर एक गलती का रिकॉर्ड ट्रैक किया गया है। मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं ताकि आप समझ सको किस लेवल का स्टैंडर्ड यहां फॉलो किया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर। जब इंडिया की तरफ से ये फोटो दिखाया गया तो पाकिस्तान ने बेशर्मी के साथ कहा कि ये तो एक रिलीजियस फिगर है, एक कॉमन फैमिली मैन है। अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए उसका नेशनल आईडी कार्ड भी दिखाया, लेकिन इस आईडी कार्ड पर जो डिटेल्स हैं, CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ है, वो अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की सैंक्शंस लिस्ट में एक रिकॉर्ड से मैच करता है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की 24 नवंबर 2010 की प्रेस रिलीज देखिए। ट्रेजरी ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के फाइनेंशियल नेटवर्क को टारगेट किया। इसमें बताया है कि हाफिज अब्दुल रौफ FIF यानी फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन का हेड है, जो कि मिड 2009 से लश्कर ए तैयबा का ही नाम है। ये नाम इसका बदला गया फंड रेजिंग के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर से बचने के लिए। LET और FIF दोनों ही US और यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटिटीज हैं। इनफैक्ट फरवरी 2019 में खुद पाकिस्तान ने जमात उद दवा के साथ फलाह इंसानियत को भी बैन किया था। तो पाकिस्तानी सियासत अब और कितना झूठ बोलेगी। अब ये तो हुई बात दोस्तों देश के बाहर मौजूद आतंकियों की, लेकिन देश के अंदर मौजूद भी ऐसे लोग हैं जो इन्हीं आतंकवादियों का एजेंडा फैला रहे हैं। सनातनी एकता मंच के 2 मेंबर्स को बानगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनका नाम है चंदन मलाकर और प्रज्ञाजित मुंडल। ये लोग अकाईपुर रेलवे स्टेशन के पास एक वॉशरूम की दीवार पर पाकिस्तान का झंडा चिपका रहे थे। SP बानगांव के ट्वीट में बताया गया कि ये पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर भी हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये तो नहीं बताया, लेकिन गेस करना इतना मुश्किल नहीं है। इन्हें जब पुलिस ने पकड़ा, इन्होंने इस बात को कन्फेस किया और ये बात रिवील करी कि इस दीवार पर ये पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिख रहे थे ताकि इस इलाके में कम्युनल डिस्टर्बेंस फैलाई जा सके, किसी और पर दोष डाला जा सके। इसी तरह की आतंकी मानसिकता आगरा में भी देखी गई। गुलफाम अली एक बिरयानी कॉर्नर पर वेटर का काम करते थे। 3-4 लोग स्कूटर पर आए और उन्हें गोली मार दी। उनके कोवर्कर सैफ अली को चोट आई। उस दौरान गुलफाम डेड हो गए। उसके बाद में मेरे पास आए तो फिर मेरे पास गोली लगाई, गोली मारी, मेरे से झुककर थोड़ी लगकर निकल गई। मनोज चौधरी ने वीडियो अपलोड करते हुए कहा कि क्षत्रिय गौरक्षा दल इसकी जिम्मेवारी लेता है। 26 लोगों की मौत का बदला 2600 को मारकर लिया जाएगा। बाद में पुलिस ने FIR रजिस्टर करी और आगरा पुलिस कमिश्नर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि जांच के अनुसार ये लोग ना तो क्षत्रिय हैं और ना ही गौरक्षक। कुछ दिन पहले खाने की क्वालिटी को लेकर इनका झगड़ा हुआ था और ये क्राइम उसी वजह से। लेकिन पुलिस कमिश्नर जी, देखा जाए तो ये क्राइम दोनों का मिक्स भी तो हो सकता है, पर्सनल दुश्मनी और आतंकी मानसिकता। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर देखिए जो है हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट के खरावाड़ गांव से। यहाँ के सरपंच दीपक मलिक ने एक रिपोर्टेडली फरमान जारी किया कि गांव में रहने वाले मुस्लिम रेजिडेंट्स यहाँ से निकले। जिला परिषद काउंसलर धीरज मलिक ने इन लोगों की मदद की। एक ये वीडियो देखिए जो हरियाणा के अंबाला का बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की। ये लोग देश में फूट डालते हैं और राम का नाम भी बदनाम करते हैं। पंजाब के खरड़ में फीमेल कश्मीरी स्टूडेंट ने कहा कि कुछ लोकल्स ने उन्हें और उनकी दोस्त को अब्यूज किया, हरास किया। पंजाब वुमेन्स कमीशन ने खुद मामले का कॉग्निसेंस लिया। हमला किया था, मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियां देने लगे। देहरादून में हिंदू रक्षा दल के ललित शर्मा ने कश्मीरी छात्रों को धमकी देकर हॉस्टल से निकलने को मजबूर किया। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है
उसका अवश्य इलाज किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों, कल 10 बजे तक का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ। और इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देखिए, मसूरी में कुछ शॉल बेचने वाले कश्मीरी मुसलमानों पर हमला हुआ। विक्टिम्स में से एक ने बताया कि वो यहाँ 18 साल से शॉल बेच रहे हैं, लोकल्स को जानते हैं, लेकिन कोई उन्हें बचाने सामने नहीं आया। उड़ाओ फटाफट। पुलिस ने भी कहा कि वो मदद नहीं कर सकते, यहाँ से निकल जाओ वही बेहतर है। इसलिए वो वहां जल्दी से निकल गए, अपना स्टॉक भी नहीं ले सके। बाद में बजरंग दल के 3 गुंडे सूरज सिंह, प्रदीप सिंह और अभिषेक उनियाल गिरफ्तार किए गए। पहलगाम के आतंकियों ने धर्म पूछकर रैंडम इनोसेंट लोगों को टारगेट किया, और वही चीज करने वाले ये लोग आतंकी कैसे नहीं हुए? नेवी ऑफिसर विनय नारवाल पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए थे। उनकी स्मृति में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया गया था, जहां उनकी वाइफ हिमांशी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह ये कहा कि पहलगाम हमले के लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दीजिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि सभी मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट किया जाए। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. क्या गलत कहा यहाँ पर? कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन ये नफरतखोर लोग हिमांशी नारवाल को डिफेम करने लगे। ऐसी भद्दी भद्दी बातें हिमांशी के बारे में कही गई सोशल मीडिया पर, जिनकी बात मैं इस वीडियो में कर भी नहीं सकता। और इस नफरत की आग से हमारी डिफेंस फोर्सेस भी नहीं बच पाई। कर्नल सोफिया कुरैशी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने 1999 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। उनके पिता और दादा भी इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं। उनके पति तक भी इंडियन आर्मी में कर्नल हैं। साल 2020 में जब वुमेन आर्मी ऑफिसर्स को आर्मी में परमानेंट कमीशन देने का मामला चल रहा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी की अचीवमेंट्स का एग्जाम्पल देते हुए कहा था, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 जैसी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी कॉन्टिंजेंट को लीड किया है। 2006 में उन्होंने कोंगो देश में यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी काम किया, जहां उनका काम था कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज में शांति इंश्योर करना। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने फॉर्मर सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर दुनिया के सामने भारत की बात रखी। लेकिन बीजेपी नेता विजय शाह, जो मध्य प्रदेश में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सोचकर देखो, मतलब मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट ने इस बात की सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली और विजय शाह के खिलाफ एफआईआर का निर्देश भी दिया। फिर पुलिस ने बीएनएस के कई सेक्शंस के अंतर्गत एफआईआर करी भी, लेकिन एफआईआर ढंग से नहीं लिखी। हाई कोर्ट ने पुलिस को डांट लगाते हुए कहा कि वो वायरल स्पीच जिसको लेकर बवाल हुआ है, उसके कंटेंट्स इस एफआईआर में क्यों नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करेंगे। जिन सेक्शंस के अंतर्गत एफआईआर हुई है, उनमें कुछ में मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 7 साल है। 7 साल नहीं तो भले ही 2 साल की तो जेल हो जाए, लेकिन हो जाए और स्पीडी ट्रायल के साथ अगले 2 महीने में ऐसा होना चाहिए। यहाँ केवल कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं दोस्तों, बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी नफरती ट्रोल्स के निशाने पर आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार के सीज फायर के डिसीजन को अनाउंस किया। Both sides would stop all firing and military action. उनकी बेटी को भी ढूंढ कर टारगेट किया गया इन सोशल मीडिया ट्रोल्स के द्वारा। सोचकर देखो, देश के फॉरेन सेक्रेटरी को अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट करना पड़ जाता है ट्रोल्स की वजह से। आईएएस एसोसिएशन ने तो इन पर्सनल अटैक्स को कंडेम किया है, लेकिन क्या किसी बीजेपी नेता की तरफ से कोई भी कड़ी निंदा देखी गई है? नहीं देखी गई, क्योंकि जिसने ये बात शुरू की, चंदन कुमार सिंह, वो एक रिपीट ऑफेंडर है। वो खुद इस बीजेपी इकोसिस्टम का हिस्सा है, बीजेपी मंत्रियों के साथ देखा गया है। यहाँ देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं सीधा पूछना चाहूंगा, क्या बीजेपी सरकार में हिम्मत है इन आतंकी सोच वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की? ये लोग जो अपने ही देशवासियों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को अंदर से ही बांटने का काम करते हैं। इस तरह की कट्टरवादी सोच किसी भी देश के लिए एक दीमक की तरह है, जो देश को अंदर से खोखला कर देती है। पाकिस्तान में यही विचारधारा उनकी मिलिट्री के द्वारा फैलाई जाती है। ये बात सुनकर कई सारे पाकिस्तानी लोग इरिटेट हो गए थे पिछले वीडियो में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना। पिछला वीडियो बड़े खतरनाक तरीके से वायरल गया पाकिस्तान में। बहुत से पाकिस्तानी लोग जो मेरे लिए तालियां बजाते हैं जब मैं इंडियन सरकार की आलोचना करता हूं, वही लोग रोने लग गए जब मैंने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान मिलिट्री की आलोचना करनी शुरू कर दी। इन्हें मेरी बातें 100% फैक्चुअल लगती थी जब तक मैं इंडियन सरकार को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सरकार पर उंगली उठाई, इन्हें मेरी बातें झूठी लगने लग गई। देखो, 3 चीजें हैं जो यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा।
करूंगा। पहला तो ये कि ये पहली बार नहीं है जब मैंने पाकिस्तान सरकार या मिलिट्री के खिलाफ बोला हो। मेरे चैनल पे वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस 2016 का वीडियो पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हुए था। आइए देखते हैं हिस्टोरिकली पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कितने झूठ बोले हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ रहा है कारगिल वॉर को लेकर 99 में। जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तब से मुझे पता है कि क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल पाकिस्तानी आर्मी करती है झूठ फैलाने के लिए, किस किस तरीके की नफरतखोर बातें पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में लिखी जाती हैं। मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। मैंने एक पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ यूरोप में इंटरव्यू भी लिया था इस वाले वीडियो में, जहां डिटेल में समझाया था कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री का एक डिक्टेटोरियल रूल है पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर। अच्छा, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मिलिट्री के ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हजारों अकाउंट्स हैं। अच्छा, तो उनके ये क्या असली में इनके पीछे कोई इंसान है या फिर ये बॉट्स हैं? ट्विटर पे बॉट्स हैं बहुत ज्यादा, और इधर इन्होंने मास्क और पेजेस भी बनाए हुए हैं। दे आर पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री, लाइक लार्जेस्ट कारपोरेशन एज वेल, इंडस्ट्रियल कारपोरेशन। और यही नहीं, आप 2 साल पहले का ये वीडियो भी देख सकते हो जहां मैंने इमरान खान की पॉलिटिक्स की बात करी है, किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ होने की वजह से उनके खिलाफ फर्जी केसेस लगाए गए, इलेक्शन फ्रॉड हुआ और उन्हें जबरदस्ती जेल में डाला गया। तो इस बात में आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तानी मिलिट्री कितनी हानिकारक है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि अपने देश के लिए। दूसरी बात, यहाँ सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं है, जहां जहां दुनिया में जिस जिस देश में कट्टरवादी सोच पनपती है, जिस जिस देश में रिलीजियस पॉलिटिक्स देखने को मिलती है या डिक्टेटोरियल या एक्सट्रीमिज्म का बढ़ावा देखने को मिलता है, मैंने उस देश के खिलाफ हमेशा अपने वीडियोस में बोला है। मैंने अपने वीडियोस में पुतिन के खिलाफ भी आवाज उठाई है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उठाई है, रशिया के खिलाफ भी बोला है, अमेरिका के खिलाफ भी बोला है, चाइना के खिलाफ भी बोला है, जापान के खिलाफ भी बोला है, टर्की में एर्डोआन की भी पोल खोली है, इजराइल में नेतन्याहू की भी पोल खोली है, गाजा के लिए भी आवाज उठाई है, सोमालिया के आम लोगों के लिए भी आवाज उठाई है। मैंने ना सिर्फ इंडियन आम जनता के मुद्दे उठाए हैं बल्कि पाकिस्तानी आम जनता के भी मुद्दे उठाए हैं। मेरी विचारधारा बड़ी क्लियर है, दुनिया भर में एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाना और बात करना एजुकेशन की, साइंस की और देश और दुनिया के प्रोग्रेस की। और आखिर में तीसरी बात, जो कुछ पाकिस्तानी लोगों का जेन्युइन डाउट होगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने ये कमेंट बहुत बार देखा कि मैं भी गोदी मीडिया बन गया हूं। मैं कैसे गोदी मीडिया की आलोचना करता हूं लेकिन फिर उन्हीं न्यूज चैनल्स का रेफरेंस देता हूं अपने वीडियोस में। यहां आपको फर्क समझना बहुत जरूरी है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पूरा इंडियन मीडिया गोदी मीडिया है, मैंने सभी इंडियन न्यूज चैनल्स के बारे में कहा है, और न्यूज चैनल्स में और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि आज के दिन एक भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जो क्रेडिबल हो इंडिया में, लेकिन अगर अखबारों की बात करी जाए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए, तो आज के दिन भी देश में कई सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हजारों जर्नलिस्ट हैं जो अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, स्क्रोल, जनसत्ता, द वायर, बिजनेस टुडे, न्यूज लॉन्ड्री, द न्यूज मिनट, द इकोनॉमिक टाइम्स, ये सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं ऑथेंटिक और क्रेडिबल जर्नलिज्म के लिए। हाँ, गलतियां होती होंगी इनसे, गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इनकी खबरों पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और पाकिस्तानी लोग अगर अभी भी कह रहे हैं कि लेकिन ये तो इंडियन है, इंडियन न्यूज़पेपर्स पर हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये भी मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में कम से कम 30 से 40% सोर्सेज इंटरनेशनल मीडिया के थे। आज के वीडियो में भी मैंने ज्यादातर इंटरनेशनल सोर्सेज को ही कोट किया है ताकि पाकिस्तानी लोग भरोसा कर सकें और उनकी आंखें खुल सकें यहाँ पर। एनीवेज, यही मेरा छोटा सा मैसेज था। आइए आप और मैं काम करते रहते हैं देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए आवाज उठाते रहते हैं। भारतीय एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।